वर्क पावर एंड एनर्जी वर्कशीट क्वेश्चन वन ऑफ द वर्कशीट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट इज ए कार ऑफ mass 1000 kg travels along a horizontal straight road with its engine working at a constant rate 20 किलोवाट। सबसे पहले आपने इसके डाटा को लिखना है। mass of the car is 1000 kg and engine power of the engine is working at a constant rate of 20 kilowatt. पावर इज 20 किलोवाट। मैंने आपको बताया था कि जब पावर किलोवाट में हो तो आपने कैलकुलेशंस में उसको वाट में कन्वर्ट करना है। तो इसके वाट कितने बन जाएंगे? 20 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 वाट। अब आपके पास मैस ऑफ कार इज 1000 kg, पावर इज 20,000 वाट। The resistance to the motion of the car is 600 Newton. I will represent as resistance of the motion of the car। उस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट करूँगा 600 न्यूटन। Find the acceleration of the car at the instant when its speed is 25 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? स्केच बनाना है। ये देखें हॉरिजेंटल स्ट्रेट रोड्स, तो ये मैंने बना ली हॉरिजेंटल स्ट्रेट रोड। दिस इज द कार, ये है जी कार। इस कार के इंजन में पावर क्या है? पावर है 20,000 वाट। अब आपने देखना है कि वो फोर्स कौन सी है जो इसको मूव करवा रही है। अब पावर के दो फार्मूले मैंने बताए थे आपको। नंबर 1, पावर इज इक्वल टू W/T, और या ये फार्मूला था P इज इक्वल टू F/V। बिकॉज हमने यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज करना है, तो आपने देखना है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। हमें सिर्फ इस कार के इंजन की पावर बताई हुई है, हमें फोर्स नहीं बताई हुई कि कौन सी फोर्स है जो इसको इस साइड पे लेके जा रही है। तो वो फोर्स यहाँ से फाइंड करेंगे, ये है वो अप्लाइड फोर्स। तो वी विल मेक F द सब्जेक्ट। F क्या आ जाएगा यहाँ से? P/V। एक्चुअली दिस इज द अप्लाइड फोर्स जो इस कार को मूव करवाएगी। फोर्स ये कैसे फाइंड की है? इस फार्मूला से फाइंड किया जो रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स एंड वेलोसिटी या स्पीड। तो दिस इज द फोर्स। इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है इसको कार पे ये अप्लाइड फोर्स है जो अभी रिप्रेजेंट करने लगा हूं मैं, P/V। अब कार की मूवमेंट इस साइड को है तो फ्रिक्शन किस साइड को होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी गिवन है 600 न्यूटन। अब मुझे आप बताएं, आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। इस कार का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और स्पीड हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। इस कार की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। Now we will use here Newton's second law of motion। कौन बच्चा बताएगा कि what is the resultant force? No, आपने अभी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने कहना जी P/V माइनस 600। मूवमेंट इस डायरेक्शन को है, अपोजिंग फोर्स ये 600 न्यूटन है। नेट फोर्स क्या होगी? P/V माइनस 600। तो वी विल राइट P/V माइनस 600, ये आपके पास नेट फोर्स है, इज इक्वल टू ma। मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है? F इज इक्वल टू ma। बेटे बातें नहीं करें। दिस इज द नेट फोर्स।
ये जो मैंने लिखा है इज इक्वल टू एम ए वही है, एम भी आपके पास है, ए हमने फाइंड करना है, पी आपके पास है, वी भी आपके पास है। नो अब आपकी कैलकुलेशन आएगी। पावर की जगह पे हमने पावर 20,000 ओवर वी 25 माइनस 600 इज इक्वल टू एम, मैस ऑफ द कार इज 1000 ए। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन करें अभी जल्दी से बताएं मुझे कैलकुलेशन। ये तो ऊपर से ऊपर लिखा हुआ आंसर देख के नहीं आपने कैलकुलेशन खुद कर ली है। ओके इन्होंने कहा जी सीधा सीधा 800, ठीक है 800 माइनस 600 200 आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू ए, यू विल गेट ए वैल्यू। ये देखें ये भी कट जाता है, 2/10 0.2 आ गया। दिस इज द आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, look at this second question. A crate of mass 3 kg is pulled at a constant speed. Constant speed mean acceleration 0. This is your data. सबसे पहले उसने constant speed का है, constant speed का मतलब है acceleration 0 along a horizontal floor. ये देखें this is a crate, this is a force. The pulling force has magnitude 25 Newton. It is very clear in the diagram and acts at an angle 15 degree to the horizontal. Angle भी given है as shown in the diagram. Find part first of this question is find the work done by pulling force in moving the crate at a distance of 2 meter. Distance भी हमें given है। ये डायग्राम मैं यहीं दोबारा से बनाता हूँ। This is the crate, mass is given, this is the force of 25 Newton. The pulling force has magnitude 25 and acts at an angle 15 degree. This angle is 15 degree to the horizontal as shown in the diagram. Find the work done by pulling the force in moving the crate a distance of 2 meter. This pulling force acts and the crate is displaced from this position to this position. This distance is 2 meter. ये 2 मीटर पे ये फोर्स इस क्रेट को ले आती है, 2 मीटर डिस्टेंस। This distance is, this force 25 Newton displaces this crate from this position to this position, or this distance is 2 meter. Now first we resolve. देखें ये फोर्स 25 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये एंगल बना रही है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ कि जिस साइड पे फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ने मूव या ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट करनी है। अब जब फोर्स लग रही है इधर एंगल बना रही है, ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे तो नहीं, इधर तो नहीं मूव करेगा ना, इसने तो इधर मूव करना है। इसका मतलब है कि इस फोर्स F की ये जो फोर्स 25 न्यूटन है इसका कोई कंपोनेंट होगा जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है। तो सो वी विल रिजॉल्व दिस 25 न्यूटन फोर्स एंड वी विल फाइंड कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका ये है, दूसरा कंपोनेंट इसका ये है। ये कंपोनेंट आएगा 25 साइन 15, 25 कॉस 15।
अदर फोर्सेस, पहले अदर फोर्सेस भी जो जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस हैं वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेनी है। ये देखें, एक फोर्स ये भी है एम जी, एम इज एम इज 3 kg, एम इज 3 kg और वर्क का फार्मूला ये है एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि आपने वर्क फाइंड करना है कि इस 25 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया है। इसका कंपोनेंट हमने सिर्फ ये लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसी कंपोनेंट ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इस क्रेट को यहाँ तक मूव करवाना है। तो ये कंपोनेंट जो है ये इसकी मूवमेंट में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू डी वर्क हम फाइंड कर लेंगे। एफ कॉस थीटा आ गया 25 कॉस 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कैलकुलेट करें, ये आपका आंसर आ गया। मुझे आंसर बताएं। 48.3 आता है 48.296। आपने अब ये इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। अगर आपने यही आंसर लिखा तो कैम्ब्रिज 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लेगा। तो यू हैव टू गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सारा क्वेश्चन आपने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, स्टेप सारे अच्छे बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क आपका डिडक्ट इसलिए होगा कि वो आपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं दिया। तो सो फाइनल आंसर इज 48.3 और इसका क्या होगा यूनिट? जूल। ये लिख दें, वर्क का यूनिट जूल होता है। Now second part of this question is find the normal component of the contact force on the crate. What do you mean by contact force? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कंपोनेंट उस नॉर्मल फोर्स को ही कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, बोथ आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब आपने क्या पूछा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल हम इसी डायग्राम में नॉर्मल भी मेंशन करेंगे कि ये नॉर्मल है। ये देखें, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ये दिस इज आर, दिस इज वेट 3g। क्लियर? अब आपने फाइंड करना है नॉर्मल। Who will tell how we can find the value of R? ये देखें यहाँ पे, वेरी गुड। ये देखें ऊपर को लगने वाली फोर्सेस जो हैं, अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? R है प्लस 25 साइन 15 डिग्री माइनस 3g बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेट इज डाउनवर्ड। ये दो फोर्सेस अपवर्ड है, इस फोर्स 3g के इक्वल होंगी, तो आप R फाइंड कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट इज R ही हमने फाइंड करना है। R प्लस 25 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 3g। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड R इज इक्वल टू 3g माइनस 25 साइन 15 डिग्री। कैलकुलेट करें, R इज इक्वल टू 30 क्योंकि G की वैल्यू 10 है। 10 3 30 माइनस 25 साइन 15 डिग्री। फाइनली वी गेट R इज इक्वल टू 23.52 और 3 सिग्निफिकेंट डायरेक्ट लिख दें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आएगा 23.5 न्यूटन। द यूनिट ऑफ R बिकॉज R इज अ फोर्स, इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन होगा। This comes to an end. This was question number 2.
नो ट्राई टू डू योर सेल्फ द क्वेश्चन नंबर 3. इसकी डायग्राम बनेगी. आई विल असिस्ट you to solve this question number 3. Try to do this question. Question 3. क्वेश्चन 3 के लिए देखें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करना है और उसका एक स्केच बनाना है कि ये क्या है, किस किस्म की मोशन है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड प्लेन मोशन है, जो भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्केच. जी, इंक्लाइंड प्लेन मोशन है. आप भी करें और मैं भी करता हूँ, बट आपने खुद करना है. थर्ड क्वेश्चन. mg is equal to half an hour. हाँ तो 0.2 into 10 into 0.7 वही है हाफ हो गया और ये 0.2 हाँ तो मैंने लिखा 0.2 एक मिनट लिखा है अब लिखा तो वेलोसिटी फाइंड करनी find the kinetic energy of the block. Exactly. Not the सर म्यू का फॉर्मूला क्या है? F is equal to mu r. F over r. mu k into k या फिर r छोड़ के F over r. f over r नहीं mu r into r mu क्या होता है मुझे पता है वो कोएफिशिएंट होता है into पर्टिकुलर है दोस्त क्या है F over f over क्या f over mu हाँ F over r. This is formula of friction. F is equal to mu r. हाँ यही बोल रही हूँ F over Mu is the coefficient of friction and r is the normal contact force और F is the force of friction. चलें ये देखें आप. इनिशियल स्पीड इज 0. The top of inclined plane is at a height of 0.7 meter. This is inclined plane. This is the block. A block of mass 0.2 kg is released from rest. Released from rest mean initial speed is 0. यहाँ से release किया जाता है. Initial speed is 0. At the top of the plane and slides a distance 2.5 meter. This distance is 2.5 meter or height is 0.7 meter. Height from the bottom to the top is, ये आपने ऐसे मेंशन करना है कि ये हाइट है. ये along the plane distance है 2.5 मीटर. Easily you can find this angle. एंगल का हमें अभी नहीं पता कि एंगल की ज़रूरत पड़नी है या नहीं अभी, बट यू कैन फाइंड द एंगल बिकॉज दिस इज एज ए होल दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल राइट है. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा. वहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं. बट आपसे पूछा क्या है, the top of the inclined plane is at a height of 0.7 meter above the bottom. A block of mass 0.2 kg is released mean initial speed उसकी 0. यहाँ से जब इसको रिलीज करना है तो इधर को मूव करेगा, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है. At the top of the plane and slides on distance 2.5 meter to the bottom. Find the kinetic energy of the block when it reaches the bottom of the plane. उसने पूछा ये कि जब यहाँ पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी. नंबर 1, इफ द प्लेन इज स्मूथ. अगर ये प्लेन स्मूथ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी.
MGH यहाँ पे MGH इसमें है, यहाँ पे MGH इसमें नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। इसकी सुने, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट ज़ीरो है, बॉटम पे आके हाइट ज़ीरो, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ ओनली, ये सुने, इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस। तो सो इजीली काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो mgh के इक्वल होगी PE। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करना है, PE क्या होता है, mgh। m क्या है 0.2, g की वैल्यू 10 है और हाइट क्या है 0.7। तो फाइनली वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज 1.4 जूल। जिसको समझ नहीं लगी वो मुझे बताए। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि सरफेस इज स्मूथ। बेटे न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये देखें यहाँ पे हाइट पे पड़ा है तो इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यूं ही इसने नीचे आना है, इसकी हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्पीड इसकी ज़ीरो है क्योंकि रिलीज करते हैं, रेस्ट पे पड़ा था, रिलीज किया, इनिशियल स्पीड ज़ीरो है। जब इसने अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि स्पीड जो है स्पीड पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। जब बॉटम पे आ जाएगा तो हाइट इसकी कम, हाइट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन। तो इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए मैंने इक्वल किया है। यहाँ भी ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड कर लें एट दिस हाईएस्ट पॉइंट और बॉटम पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड कर लें और दोनों को इक्वेट करें, इक्वल रख देंगे आप कि इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सो इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को mgh के इक्वल रख लिया है। तो m की वैल्यू है और g की वैल्यू भी है और हाइट भी है, आपके इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस 1.4 जूल। दिस इज द आंसर। Now second part of this question is सेकेंड पार्ट जो है ये 5 मार्क्स का पार्ट है। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, नहीं सॉरी, फाइंड आपने करना है काइनेटिक एनर्जी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.15। ये सिर्फ आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया है, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो, फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ही आपने फाइंड करनी है। बट गिवन क्या है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखें मैंने इस केस में अब बेटे बात सुने, बेटे मेरी बात सुने, ये इधर देखो उधर देखो, मेरी बातें सुनो, कैलकुलेटर छोड़ दो। सबसे ज़रूरी डिस्कशन है, क्वेश्चन का आंसर लेके आना बात नहीं, वो तो आप कोई ऐसे नहीं आया तो किसी तरह लाने की कोशिश करेंगे कि आप ऊपर दिया हुआ है आंसर, एग्ज़ाम में आंसर सामने नहीं होना। आपने करना क्या है, आपको उस दिन मैंने पढ़ाया कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन
स्मूथ है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने लिखा नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात की है। अब वो कहता है कि जी इन अदर वर्ड्स के ये प्लेन जो है रफ है। क्या है? रफ है। तो लास्ट पे आपको याद होगा, लास्ट पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताएं किस बच्चे को वो ज़बानी है। मैं बहुत खुश हूँगा अगर आपने बताया कि जी मुझे आता है, एक सांस में बताना है। चलें, So the work done by driving force equals to work done against friction plus change in mechanical energy. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरी बात मानी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों होगा? बिकॉज द सरफेस इज रफ। बच्चा कहेगा जी आपको सर कैसे पता चला, रफ का तो वर्ड ही नहीं लिखा। और भाई जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन होगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो इसका मतलब नो इन दिस केस द सरफेस इज रफ। फाइंड क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। करना क्या? वही फार्मूला लगाऊंगा आपको। यहाँ देखें, ये फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में क्या था? WD। इसका क्या मतलब है? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स Equals to W small f. इज इक्वल टू WF। इसका मतलब है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस डेल्टा शोज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे WD आंखें बंद करके यहां लिखो 0। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? मैंने इस ऑब्जेक्ट ने, इधर देखो, उसका वेट बदला। इस ब्लॉक ने नीचे आना है। क्या इसको पकड़ के कोई फोर्स लेके आ रही है इधर? नहीं, रिलीज किया है। कोई हिडन फोर्स, कोई हमें नहीं पता कौन सी फोर्स इसको लेके आ रही है। नो ड्राइविंग। ड्राइविंग फोर्स नहीं है। लेकिन इसने नीचे कैसे आना है ये आपको बहुत अच्छी तरह पता कि इसके वेट के कंपोनेंट ने इसको नीचे लेके आना है। Component. वेट के कंपोनेंट ने इसको नीचे लेके आना है। हमें उससे गरज ही कोई नहीं है। हमने तो देखना कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 0 है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है। तो जी क्या क्या कैसे जीरो हो सकती है? हर केस में 0। नहीं, हर केस में 0 नहीं होगी। व्हेन द पार्टिकल इज रिलीज्ड इनक्लाइंड, ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाना है तो आपको ज़ाहिर है कि अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स। उसमें भी बाज़ औक़ात अप्लाइड फोर्स 0 होती है। मैंने बताया था कि आपको एक स्लोप, कोई चीज़ ऐसे जो है वो फेंकें, इन कॉन्टैक्ट हो सरफेस के साथ, वहाँ जाके रुक जाएगी। वो किसी सोर्स से आई है, उसको अप्लाइड फोर्स नहीं कहते। इन दैट केस आल्सो द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स विल बी 0। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 0। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? वर्क डन बाय, म्यू के इनटू डिस्टेंस। हाँ जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा F इंटू डी। F क्या है? म्यू आर। क्या है? म्यू आर। बेटे ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखें, म्यू आर F होता है म्यू आर, F इंटू डी होता है वर्क डन, होता है ना। अब मैं लिखूंगा म्यू आर इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है अलोंग द प्लेन? बताएं। 2.5। यहां लिख लें आप 2.5। वैल्यूज इनकी बाद में देखते हैं। प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, mgh प्लस करंट। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इधर से फाइंड होगी कि मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे mgh प्लस 1/2 mv स्केयर। इसमें v स्केयर u 0 है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मेरी बात सुने, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें है इस वक्त, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि स्पीड 0 है, तो ये 0 होगी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी mgh, ये 0 है।
mgh आपने पहले फाइंड किया वो ऊपर कितना है 1.4, आराम से यहाँ लिख देंगे 1.4 आ गई है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप क्या आई है आपके पास 1.4। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बॉटम पे, बोलो। यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी होगी PE प्लस KE। अब यहाँ पे बताएं मुझे, मिनाल आप बताएं यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब इसने ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे पहुँच जाना है बॉटम पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि उसकी हाइट नहीं है। तो सो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ क्या रह जाएगी फिर? बताएं मिनाल, मैकेनिकल एनर्जी क्या रह जाएगी? 0 प्लस KE, और KE हमने फाइंड करना है। बताएं मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूं? चेंज का क्या मतलब होता है? सबको पता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। देखें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है 1.4 और यहाँ पे बॉटम पे मैकेनिकल एनर्जी क्या है? KE हमने फाइंड करना है। ये देखें, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस। फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि पार्टिकल जो है वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इधर से इधर को मूव कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। तो सो दिस इज फाइनल और दिस इज इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखेंगे यहाँ पे KE माइनस 1.4। आपने फाइंड क्या करना है? KE काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। म्यू आपको गिवन है, ये देखिए म्यू क्या है? म्यू क्या है? 0.15। यहाँ पे आपने लिखा 0.15 और R क्या है? R बोले फाइंड करना है। देखा क्वेश्चन ऐसे नहीं 5 नंबर का आ गया, R फाइंड करना पड़ेगा। Who will tell R कैसे फाइंड करेंगे? R ये है बेटे, ये है R, ये है R। बताएं आप कहें जी कि सर अब आपने इसको रिजॉल्व करना है। पहले वेट का कंपोनेंट, वेट ये देखें, ये वेट है। जब वेट को रिजॉल्व करते हैं, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, ये एंगल भी वही है। ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos, सॉरी mg साइन। बेटे mg साइन है, क्या हो गया? ये मैं ये लिख रहा हूं, थीटा ये है, थीटा का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है। ये कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा और ये कंपोनेंट होगा mg R इसके इक्वल है जी। ये R इस कंपोनेंट के इक्वल है, mg cos थीटा। अब थीटा फाइंड करना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया पहले ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर R की जगह पे? mg cos थीटा। बेटे बातें ज़्यादा करते हो, जब मैं पूछता हूँ तो कुछ नहीं बताते। mg को मैंने आप सामने आपको बताया कि mg cos थीटा क्या, तो ये R की वैल्यू, दिस इज R। चलें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू लिख लिया है, R आएगा mg cos थीटा इंटू 2.5 प्लस KE माइनस 1.4। और अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, ये देखें मैं इधर फाइंड करता हूँ। परपेंडिकुलर 0.7, हाइपोटेन्यूज 2.5। आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ से थीटा फाइंड करें जल्दी से। साइन इनवर्स 0.7 ओवर 2.5 कितना आया थीटा? 16.260 डिग्री। अब यहाँ पे आपने
थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 0.15। एम आपके पास क्या है, एम क्या है 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कॉस 16.26 डिग्री इंटू 2.5 प्लस के -1.4। अब इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके के ई फाइंड करें जल्दी से। क्या ये 0.72 प्लस के ई -1.4 फ्रॉम हेयर के ई इज इक्वल टू। सर जो आपने आर निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने डिफरेंट मेथड्स निकाला था। हमने लिखा था कंपोनेंट ऑफ वेट प्लस आर इक्वल। नहीं बेटे उस केस ये देखें मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में ये लिखिए नहीं लास्ट क्वेश्चन जो ये वाली बात कर रही हैं, ये वाली नोट पे सर सीधी नहीं हॉरिजॉन्टल वो तो प्लेन पे पड़ा है, उसका वेट का कंपोज को वेट को रिजॉल्व करना है। ये बेटे दोबारा से करें आप 0. अच्छा ठीक है, के ई आपके पास आ गया 1.4 माइनस 0.72, फाइनली वी गेट 0.68 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको समझ लगी है? ये देखें, ये रेड कलर में जो मैंने फार्मूला लिखा है इसकी इंपॉर्टेंस देख ली है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, आपने कोई वर्किंग करनी है तो आपके 5 मार्क्स आने हैं। देखिए इस फार्मूला में सबसे पहले आपको फार्मूला का पता चल कैसे चला कि इनक्लाइन प्लेन रफ है। इसको क्या, इस फार्मूला का नाम क्या है बोलो? इस फार्मूला को क्या कहते हैं? इस फार्मूला को कहते हैं, सुन लें गौर से, ये क्वेश्चन में लिखा भी होगा, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में लिखा होता है यूज वर्क एनर्जी रिलेशन। दिस इज वर्क एनर्जी रिलेशन। लिख लो, लिखो इधर, ये फार्मूले का नाम क्या है? वर्क एनर्जी रिलेशन। समटाइम्स क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा होता है कि यूज वर्क एनर्जी मेथड या वर्क एनर्जी रिलेशन। अब बात ये ध्यान से सुने, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि और भी मेथड हो सकते, वो कहेगा यूज वर्क एनर्जी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो रिस्ट्रिक्शन होगी, अगर किसी अदर मेथड से किया वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने वर्क एनर्जी रिलेशन से या वर्क एनर्जी मेथड से करना है। वो वर्क एनर्जी मेथड क्या है? वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको साइन मिस्टेक से बचाएगा, रॉन्ग आंसर से बचाएगा। ठीक है।